हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल के दत्ता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है दोस्तों राजा, किसान और नगर, जिसमें से हमको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें से आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर को पढ़े थे, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में एमसीक्यू को पढ़े हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपने अगर पहला चैप्टर को नहीं देखे हैं तो पहला चैप्टर को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से हमको दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें जैसे कि हमने पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ना है हमको। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो दोस्तों, एमसीक्यू बताने से पहले सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता होता क्या है? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो है मेरा, ठीक है, देखिए नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता आई दोस्तों? वैदिक सभ्यता आई। अब वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब दोस्तों वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। एग्जाम में आपका इसमें भी पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक चली। ठीक, कब से कब तक? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कब से कब तक चला था, आपको याद है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में आपका 2600 से 1900 के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई है। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक चली। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो चारों वेद हैं वो क्या क्या है। अब तो दोस्तों चार वेद देखिए, चार वेद मेरा है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है मेरा अर्थोवेद। तो दोस्तों इसमें से ये जानकारी जितना दिया गया है, ठीक है, ये सब उतना हमको पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों जो जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से देखिए दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट उसी को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बाद मेरा कौन सा सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। उसके बाद देखिए दोस्तों, वंश में बात करें तो हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इतना वंश में दोस्तों देखिए, हर्यक वंश हो गया, नाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। इसमें से दोस्तों आपको हर्यक वंश भी पढ़ना नहीं है, नाग वंश भी नहीं पढ़ना, नंद वंश भी नहीं पढ़ना। इसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश को आपको बहुत डिक्लेयर के साथ पढ़ना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो आपको मौर्य वंश हो गया, ये सब को आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मौर्य वंश के बारे में कुछ डिक्लेयर के साथ जान लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू को। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश। तो दोस्तों मौर्य वंश का बात करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मेरा। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है मेरा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश से पहले दोस्तों मेरा आता है नंद वंश, जो 344 से 321 के बीच तक चला था। तो मौर्य वंश दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईस्वी पूर्व ने, ठीक है, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश जो था, अंतिम नंद वंश मतलब जो नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों धनानंद। धनानंद को दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व में हराकर मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब दोस्तों 322 ईस्वी में युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, चाणक्य की सहायता से उस गद्दी में बैठ गया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। स्थापना कब की दोस्तों? 322 ईस्वी में की। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? चाणक्य के सहयोग से नंदवंश धनानंद के हराकर की। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिटेल के साथ। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था मेरा 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 345 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और उसका दोस्तों पिता का जो नाम था दोस्तों स्वार्थ सिद्धि मौर्य था। क्या नाम था दोस्तों पिता का नाम? स्वार्थ सिद्धि मौर्य। और दोस्तों माता का नाम था मूर्या, कहीं पे कहीं कहीं लिखा होगा दोस्तों मूरा, मूरा। ठीक है, ये आप नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा। पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि मौर्य और माता का नाम मूर।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो मौर्य वंश का था राजधानी था मेरा पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र में उसका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए उसका वंशकर्म, वंशकर्म में दोस्तों 322 से 185, यानी कि मौर्य काल जो चला था दोस्तों, कुल 137 वर्ष चला था, शासन चला था। ठीक है, आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, वह राज किया था मेरा 322 से 298 वर्ष पूर्व, यानी कि 24 वर्ष वह राज किया था। अब देखिए उसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ और 298 में उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, मतलब चंद इतना तक हुआ था इसका 24 वर्ष, 298 वर्ष में उसका मृत्यु हो गया, 298 ईस्वी पूर्व, यानी कि उम्र जो था उसका 47-48 होता हुआ। ठीक है, उसका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, श्रवण बेलगोला में हुआ था, जो कर्नाटक में। ये दोस्तों याद रखिएगा, बेंगलोर से लगभग वो 160 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए उपनाम इसका जो था सेंडोकोट्स था और एंडोकोट्स था। अब विदेशी राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज, देखिए यहाँ पर लिखा हो गया है लेकिन ठीक से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उपनाम तो सेंडोकोट्स और एंडोकोट्स था। अब विदेशी राजदूत था एक मेगास्थनीज नाम का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों 2 पुत्र थे। अब वो 2 पुत्र क्या क्या थे दोस्तों? पहला थे अशोक और दूसरा थे मेरा बिंदुसार। ठीक है, अशोक दोस्तों 273 से 232 ईस्वी तक राज किया, यानी कि 41 वर्ष राज किए। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक ही एक सम्राट था, मतलब राजा था मौर्य वंश का, कि सबसे ज़्यादा राज किया 41 वर्ष, कहीं कहीं 40 वर्ष भी दिया सकता है 1-2 वर्ष के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन किया था? अशोक ने। उसका दोस्तों राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष बाद हुआ था इसका। ठीक है, इसमें उपनाम है इसका प्रियदर्शी देवन प्रिय। अब विदेशी राजदूत था को डायनोसियस। ठीक है, पहला हो गया अशोक। अब बात आता है बिंदुसार का। तो दोस्तों बिंदुसार जो था वह 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक राज किया, यानी कि 25 वर्ष उसका राज हुआ। ठीक है, उपनाम इसका भी अमित्र घात था। ठीक है, अब विदेशी राजदूत डायमिकस फिलाडेस फर्स्ट 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अशोक जो है, ठीक है, अशोक का पुत्र बोले या फिर उत्तराधिकारी बोले, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं। देखिए पहला आता है कुणाल। ठीक है, कुणाल जो था दोस्तों वो 232 से 228 ईस्वी पूर्व, यानी कि 4 वर्ष राज किया था। उसके बाद दोस्तों दशरथ, दशरथ 228 से 224 वर्ष ईस्वी पूर्व, यानी 4 वर्ष भी था। संप्रति, ये दोस्तों 224 से 215 ईस्वी पूर्व, यानी कि ये भी 4 वर्ष किया था राज। ठीक है, सॉरी 9 वर्ष किया थे। अब देखिए दोस्तों साली सुख, ये 215 से 202 ईस्वी पूर्व, यानी कि 13 वर्ष ही राज किया था। उसके बाद देव वर्मन, ये 202 से 195 ईस्वी पूर्व, यानी कि 7 वर्ष राज किया था। उसके बाद दोस्तों संत घनन, ये 195 से 187 ईस्वी पूर्व, यानी 8 वर्ष राज किया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट में वीरदत्त, लास्ट में मेरा वीरदत्त जो 187 से 185 ईस्वी पूर्व, यानी 202 वर्ष राज किया था, 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वीरदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र कुंभ ने, ठीक है, शुंग ने कर शुंग वंश का स्थापना किया। ठीक है, तो इसमें से आपका पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और पहला शासक कौन था। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि पहला शासक मेरा चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य वंश का अंतिम जो शासक है दोस्तों वीरदत्त था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलेगा। उस 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर मेरा राइट होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा, आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेमरेंद्र की रचना कौन सी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा अर्थशास्त्र, बृहत कंथा मंजरी कथा सरित सागर। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा राइट होगा। दोस्तों आप सभी बच्चे जो आंसर जानते हैं जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इंडिका की रचना की है दोस्तों, इंडिका एक बुक का नाम है, किसने रचना की? इसका चाणक्य ऑप्शन है, मेगास्थनीज है, हर्षवर्धन है, कालिदास है। तो दोस्तों इसका जो रचना की है मेगास्थनीज ने किया था, जो राजदूत था। किसका राजदूत था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि क्या दिया है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इसका पहला ऑप्शन देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलुपति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, निम्न में से महिला संत थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, मीरा, अंडाल, कराइयल और डी, इनमें से सभी कौन थी दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से जो महिला संत थी दोस्तों, ये सभी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों धर्म की शुरुआत जो है आपका अशोक ने किया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से या मुसोलिनी से? तो दोस्तों उसका जो तुलना किया जाता है नेपोलियन से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने बताए दोस्तों आप सभी को। ठीक है, अब देखिए तो यह गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, या फिर अशोक है, या फिर कुणाल है? आप जरूर जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में, हम इसको आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपको पता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? यह भी हमने बताया था। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बता देते हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेलगोला, उज्जैनी, ये कहाँ हुआ था आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, यह भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन इसको दोस्तों बता ही देते हैं। चलिए वीरदत्त था। ठीक है, अब देखिए अगला 12th नंबर, 12th में आपका है मौर्यकालीन टकसाला। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो दोस्तों मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो था वो पन्याध्यक्ष था। कौन था? पन्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र कौन सा ऑप्शन में है मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, मौर्यकालीन कलिंग, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये उड़ीसा में मेरा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मेरा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो दोस्तों मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? राज्य के करे संग्रहाधिकारी था। ठीक है, अब देखिए मौर्य काल में बृहदत्त क्या था? पशुधन था, धन दान था, भूमिदान था, या फिर कृषि दान था? जल्दी से जल्दी बताइए आप अगर जानते हैं तो दोस्तों वो था भूमिदान था मेरा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? उसका क्या धर्म था दोस्तों? बौद्ध धर्म था, व्यक्तिगत धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो दोस्तों ये जो भेजा था सिंहलदीप या श्रीलंका बोल सकते हो, श्रीलंका। अशोक किस वंश का शासक? तो अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? हम किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मौर्य वंश था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? वह उपगुप्त के। ठीक है, अब देखिए
21 नंबर, राजगिरी को नगर वधु का नाम था। राजगिरी को नगर वधु का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? सालवती था। किसने लिखा? वास्तविक सुख कर्म वह है जिसने प्रजा सुखी तथा सम ठीक है प्रसन्न हो तथा प्रसन्न हो। किसने लिखा दोस्तों? तो दोस्तों वह लिखा था कौटिल्य ने लिखा था। अब देखो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 23 चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। उसके कौन थी दोस्तों? राजधानी कहाँ थी? तोसाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आर्यभट्ट जो था दोस्तों पटना का था। अगला 25 में द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है लोहगीन नगर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? तो दोस्तों वह है बोगजा कोई का अभिलेख। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो वह आया था दोस्तों सेल्यूकस के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ठीक है। तो दोस्तों यह क्या था? 13वें शिलालेख में किया गया था। ठीक है। अब देखिए चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के काल में भारत आया था? यह जो आया था दोस्तों विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में। ठीक है। तो दोस्तों इतना तक था MCQ। दोस्तों कुछ ही दिन में आप सभी के लिए पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द से जल्द ले आए। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।